My dear students, welcome to Mathological. In this session, we are going to discuss the previous year questions from the CAT examination from the topic of simple and compound interest. Now, the questions from this topic generally are very easy, very doable questions. So, solutions देखते हैं सारे के सारे questions के. Additionally, if a question comes in the exam from this topic, then I would recommend that you should do it. ठीक है, even if you are going to do a very limited questions, तब भी तुम्हें इस टॉपिक के क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए. इन जनरल अभी हम देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को. क्वेश्चंस आर वेरी डूएबल एंड मोस्टली दे आर इजियर. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स इन द टॉपिक और द कॉन्सेप्ट, देन यू कैन चेक आउट माय सीरीज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. चलो शुरू करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, अनिल इन्वेस्ट ₹22,000 फॉर 6 years इन अ सर्टेन स्कीम विद 4% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. तो इंटरेस्ट पर एनम इज 4% एंड कंपाउंडिंग इज हाफ ईयरली. And he has invested this amount for 6 years. Sunil invests in the same scheme for 5 years and then reinvests the entire amount received at the end of the 5 years for 1 year at 10% simple interest. So the amounts received by both at the end of 6 years are same, equal है. Then initial investment made by Sunil क्या होगा? Okay. So what will be amount? Total amount received by Anil after 6 years. 22,000 initial amount है. एंड कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है. 4% इंटरेस्ट पर एनम है बट कंपाउंडिंग तो हाफ ईयरली है. तो बेसिकली द इंटरेस्ट विल बी 2% पर 6 months. और टाइम पीरियड कितना होगा 6 years में? टोटल 12 टाइम पीरियड्स होंगे. 12 into 6 months होंगे. सो टोटल अमाउंट विल बी 22,000 into 1.02 टू द पावर 12. ओके, ठीक है. दिस इज द टोटल अमाउंट that Anil will receive after 6 years. In case of Sunil, we do not know amount कितना उसने इन्वेस्ट किया है, but let us say that is X है, and he is investing the amount for 5 years. तो 5 years में total 10 6 months होंगे. तो 1.02 to the power 10. This will be total amount received by him after 5 years. और 5 years के बाद में अमाउंट मिलने के बाद में he invested it further at 10% simple interest. तो इंटरेस्ट मिलेगा 10%, टोटल हो जाएगा 110%. टोटल अमाउंट विल बी 110%. ठीक है, 10% इज 1/10. तो 1/10 का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 1 + 1/10 विल बी टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट विल बी बेसिकली 11/10. भाई प्रिंसिपल हुआ 1, इंटरेस्ट मिला 1/10, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1 + 1/10 विच इज 11/10. एंड बोथ ऑफ दीज अमाउंट्स आर इक्वल. यहां तक कोई दिक्कत, इक्वेशन में आने में कोई समस्या? ओके, 1.02 पावर 12 है, यहाँ पे 1.02 पावर 10 है. कैंसिल आउट कर दो तो पावर बचेगा हमारा कितना? 2 बचेगा. 1.02 का होल स्क्वायर बचेगा. एंड 11 से कैंसिल आउट करोगे, यहां पे बचेगा 2000. 0 मल्टीप्लाई करो 20,000 हो जाएगा. सो बेसिकली x विल बी इक्वल टू 20,000 इंटू 1.02 होल स्क्वायर. और बेसिकली दिस इज, ये अमाउंट क्या है हमारा? 2% इंटरेस्ट मिल रहा है उससे. 2 टाइम पीरियड्स का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है. ओके, तो या तो 1.02 का होल स्क्वायर कर लो, which will be equal to 1.02 into 1.02, बेसिकली 102 का कर लो और फिर उसके बाद में 1.02 के हिसाब से एडजस्ट कर दोगे. तो 102 इज 100 + 2, सो स्क्वायर विल बी 10404. दिस विल बी आवर स्क्वायर ऑफ 102. और परसेंटेज टर्म्स में दिस विल बी 1.0404. अगर 1.02 और 1.02 है, सो यू कैन मल्टीप्लाई 20,000 बाय 1.0404. 4 डिजिट्स है डेसिमल के बाद में और 4 zeros भी हैं, तो 0 हटाओ, डिजिट्स बनाओ. 10404 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी 20808. दिस विल बी आवर आंसर. ओके, क्लियर है? अदरवाइज जस्ट इन केस 2 के बजाय 4 होता, 4 टाइम पीरियड्स होते, 5 टाइम पीरियड्स होते, तो फिर हम क्या करते? फिर वहां पे हमें अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट में मेथड सीखा है उस मेथड से कैलकुलेट करते इंटरेस्ट. 2 पीरियड में तो सिंपल ही है. 20,000 अमाउंट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 2% पर 6 months. तो सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलेगा, या इंटरेस्ट फर्स्ट 6 months में क्या मिलेगा? 20,000 का 2%, 1% है 200, 400 हो जाएगा. और सेकेंड टाइम पीरियड में भी 20,000, यानी प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट 400 ही होगा, बट ये जो 400 हमारा एक्यूमुलेट हुआ इंटरेस्ट, इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा. 400 का 1% इज 4, 2% विल बी 8. टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 20,000 + 808, 20808. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, Anil borrows ₹2 lakhs at an interest rate of 8% per annum
compounded half yearly. He repays rupees 10320 at the end of the first year and closes the loan by paying the outstanding amount at the end of the third year. Then the total interest in rupees paid over the 3 years is nearest to what value? अब वैल्यूज तुम अगर देख रहे हो तो कितना दूर दूर है, 40,991, 45,311, 33,130 एंड 51,311, यानी कि बेसिकली 4 से 5,000 का गैप है. तो इज सफिशिएंट गैप. तो इस क्वेश्चन में हमें एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करने की कतई कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अप्रोक्सीमेशन लेना है, एस्टिमेट करना है. ठीक है, एस्टिमेट करना है और इजिली एस्टिमेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. 2 लाख का 8% इंटरेस्ट मिल रहा है हमें. कंपाउंडिंग क्या है? हाफ ईयरली है. तो कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, दैट इंप्लाइज कि 4% पर 6 मंथ हमें इंटरेस्ट मिल रहा है. ओके, सो ईयर में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 4% फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, 4% फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, और फिर पहले 6 मंथ का जो 4% मिला है उस पर ही 4% मिलेगा. 4% का 4% हो जाएगा 0.16%. सो टोटल इंटरेस्ट हमारा एक ईयर में हो जाएगा 8.16% इन अ ईयर. बिकॉज हमें फर्स्ट ईयर के एंड में वो अमाउंट पे कर रहा है, तो यहां से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे कितना इंटरेस्ट मिला. 2 लाख इज द प्रिंसिपल amount that he borrowed. So interest after 1 year will be 8.16%. 1% कितना है? 1% is 2,000. ठीक है, 1% है 2,000, तो 8% कितना आ जाएगा? 16,000. 0.1% है 200, 16,320. This will be the interest 8.16% के हिसाब से. यही कैलकुलेशन बस करना था हमको इस क्वेश्चन में. 16,320. अब अगर कुछ भी नहीं होता, यानी कि वो इंटरेस्ट पे नहीं करता, तो 16,320 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है. सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ज्यादा होता, बिकॉज सेकंड ईयर में हमें 2 लाख पे तो इंटरेस्ट मिलता ही मिलता, इस 16,320 पे भी एडिशनल इंटरेस्ट मिलता. तो अमाउंट वुड हैव बीन ग्रेटर देन डेफिनेटली 48,960 से ज्यादा बड़ा वैल्यू होता फॉर श्योर. तो ऑप्शन डी आंसर होता. ठीक है, बट यहाँ पे रिपेमेंट भी कर रहा है वो, बट रिपेमेंट इज वेरी मीगर. रुपीज 10,320 तो है रिपेमेंट. Isn't it so? 16,320 is the interest, but repayment is 10,320. So total accumulation कितना हो जाएगा एडिशनल जो उसको पेमेंट करना होगा? 2 लाख तो करना ही करना है. 16,320 minus 10,320, 6,000 एडिशनल है जो accumulate हो गया. So basically the amount after 1 year that remains to be paid, amount that is to be paid is 2,06,000. बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा टोटल अमाउंट चेंज होता है हर साल, प्रिंसिपल सेम नहीं रहता. ठीक है, तो बोरो किया हुआ अमाउंट अब हमारा 2,06,000 हो गया. तो नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस पे कैलकुलेट होगा. और अगर 2 लाख का इंटरेस्ट हमारा 16,320 है, तो 2,06,000 का इंटरेस्ट क्या होगा? दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 16,320. और फिर उससे नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट और भी इस 6, ये जो हमारा अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ इस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो दैट विल डेफिनेटली भी ग्रेटर देन 16,320. तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा? 16,320 ऑलरेडी पे कर चुका है, ये एडिशनली पे करना पड़ेगा. टोटल इंटरेस्ट विल बी ग्रेटर देन 48,960 फॉर श्योर. क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल इंटरेस्ट पेड ओवर द 3 इयर्स कितना होगा. ओके, और ये जो ऑप्शन दिया है तुम्हें ऑप्शन सी, दिस मस्ट बी द इंटरेस्ट ऑफ दीज 2 इयर्स. पक्की बात है ये इन 2 इयर्स का इंटरेस्ट होगा, और इसीलिए क्वेश्चन में ऑप्शन में ये गिवन है कि जो कंफ्यूज हो जाएंगे वही मार्क कर दोगे कुछ आंसर. बेसिकली अवर आंसर इज ग्रेटर देन 48,960. तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट फॉर दिस वैल्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. और एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने का कतई कोई जरूरत नहीं है. क्या है, क्लियर है? ठीक है, अगर ऑप्शंस बिल्कुल क्लोज होते जस्ट इन केस, तब क्या करते? तब फिर हमें कैलकुलेशन करना पड़ता वहां पे. बट इस क्वेश्चन में, फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शंस आर गिवन इन सच ए वे दैट तुम्हें इस क्वेश्चन में कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना था. अगर तुम्हें एस्टिमेशन भी आता है, एक जनरल एस्टिमेशन आता है, कंपाउंडर्स के तुमने क्वेश्चंस किए हुए होंगे, तो डेफिनेटली तुम्हें इस क्वेश्चन को देखते ही आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारा आंसर ऑप्शन ए, बी या सी नहीं हो सकता है. बिकॉज जो रिपेमेंट है वो बहुत छोटा वैल्यू है. अगर रिपेमेंट हमारा एक बड़ा वैल्यू होता, रिपेमेंट में प्रिंसिपल का भी कुछ अमाउंट कट हो रहा होता, तब फिर हमारा इंटरेस्ट कम होता ना, तब एक्चुअल में इंटरेस्ट पेड कम होता. बट डेफिनेटली यहां पे इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा, क्योंकि प्रिंसिपल 2 लाख है, इंटरेस्ट बन रहा है 16,000 प्लस, और पेमेंट तुमने किया है ओनली 10,000, तो इंटरेस्ट भी तो पे नहीं किया है, तो प्रिंसिपल इनफैक्ट इंक्रीज हो जाएगा. तुम्हारा जो अमाउंट बोरो किया है तुमने वो इंक्रीज हो जाएगा, तो अगले साल का इंटरेस्ट तो डेफिनेटली हायर होगा. तो इतनी सी बात भी तुम्हें समझ में आ रही है, तो कैलकुलेशन कुछ भी कहां करना है इसमें. ओके, बट फिर भी हम कैलकुलेशन करना भी सीखते हैं, इसमें कैलकुलेशन करना भी सीखते हैं. कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप. सो फर्स्ट ईयर का तुमने निकाल लिया. आफ्टर फर्स्ट ईयर दिस इज द अमाउंट दैट रिमेन्स टू बी पेड. तो अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस पे करना है.
2,06,000 पे। आफ्टर ईयर 1 एंड इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? 4% पर 6 मंथ है, पर सेमी एनुअल है, 4% पर सेमी एनुअल है, और 4% इज 1/25 एंड 2 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 ईयर्स इंप्लाइज 4 टाइम पीरियड्स, 4 into 6 months। फोर इंटू 6 मंथ्स, और 4 टाइम पीरियड्स के लिए हमारा फॉर्मूला है 4641। ठीक है, 4641 फॉर 4 टाइम पीरियड्स। फर्स्ट 4 बिलोंग्स टू 2,06,000 का 4%, 4% बेसिकली बिलोंग्स टू R%। सेकेंड बिलोंग्स टू R% का R%। ठीक है, R% मल्टीप्लाइड बाई R%, so R² by 100 बेसिकली। थर्ड बिलोंग्स टू R% के R% का R%, एंड फोर्थ बिलोंग्स टू R% के R% के R% का R%। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? R% बेसिकली 4% ऑफ 2,06,000। 1% कितना होगा? 2060। ठीक है, 1% विल बी 2060, तो 4% कितना आ जाएगा? 8240, 8240। सो यही वैल्यू हमारा आ गया 32,960, और ऑलरेडी इंटरेस्ट हमारा 16,320 आ ही चुका है, तो 16,320 में तुम सिर्फ इतना ही ऐड कर दोगे तो भी तुम्हें पता है 32,960 दिस वैल्यू इज, यही हमारा 48,000 प्लस 45,280 हो रहा है, 45,280 हो रहा है। इतने पे भी तुम्हें समझ में आया था कि ऑप्शन डी इज द आंसर, बट एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो बाकी चीजों को भी करते हैं, इसके बाद भी आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट R% ऑफ दिस वैल्यू 8240। 8240 का R% यानी 4% कितना होगा? 4% कितना होगा? 1% विल बी 82.4, 4% विल बी 329.60, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी 1800 प्लस 30 इंटू 6 180, तो 1800 180 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। एक सेकंड 1800 प्लस 180 1980 हो जाएगा। बिल्कुल प्रिसाइज चाहिए तो 1980 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तुम, 0.60 है, 330 तो है नहीं, तो 2.4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1977.60। ओके, नेक्स्ट वैल्यू R% या 4% ऑफ दिस वैल्यू। 1% विल बी अप्रोक्सीमेटली 12, 4% आ जाएगा हमारा 12 इंटू 4 48। ठीक है, 1% आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 12 प्लस 30 का 4% यानी कि 1.2, तो 13.2 के आसपास रफली बन रहा है। 4% 4 टाइम्स विल बी 52.8, एंड लास्टली 13.2 का 4%, 1% विल बी 0.132, 4% हो जाएगा 0.53 के अराउंड। बस ऐड ऑल दीज वैल्यूज, सबको ऐड कर दो, तो ऐड करना है एडिशनली 1977.60 प्लस 52.8 प्लस 0.53, तो ये कितना आ रहा है टोटल? 1977 प्लस 52 रफली ये आ रहा है 2030 और प्लस ये सारा अमाउंट मिला के हमारा 1 और ऐड हो जाएगा, 2031 हो गया। सो 45 एक सेकंड 2000 नहीं, हाँ 2000 ही तो हो रहा है, गलती कहाँ पे हुआ है? एक सेकंड 32 और 16 को ये 45 क्यों बना दिया? यहां गलती हुआ है। ठीक है, 48 प्लस 1 49,280 होगा, और 49,280 में हमें ऐड करना है 2031, सो 49 प्लस 2 51,311, दिस विल बी आवर वैल्यू विच इज कमिंग आउट टू बी ऑप्शन डी। क्या ये क्लियर है? तो अगर पूरा कैलकुलेशन करना होता तो फिर हम ऐसे करते, बट एग्जाम में बिल्कुल भी हमें ये मेथड अप्लाई नहीं करना है क्योंकि ऑप्शंस इतने दूर दूर हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है जितना हमने ऑलरेडी सीखा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Alex invested his savings in 2 parts. The simple interest earned on the first part at 15% per annum for 4 years is same as simple interest on the second part at 12% per annum for the 3 years. Then a percentage of his savings invested in the first part क्या होगा? मान लिया हमने first part is A, ठीक है, second part is B. First part is A, second part is B.
सो फर्स्ट पार्ट का 15% 4 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट है, 15% 4 ईयर्स में कितना हो जाएगा 60%, 60% हो जाएगा. सो सिंपल इंटरेस्ट विल बी 60% ऑफ ए. और सेकेंड पार्ट का 12% पर एनम इंटरेस्ट है 3 ईयर्स के लिए, 12% का 3 ईयर्स का 36% हो जाएगा, इज इक्वल टू 36% ऑफ बी. अब इस क्वेश्चन से इजी तो क्या ही क्वेश्चन हो सकता था. अब बस खत्म हो गया सवाल. तो a by b इज इक्वल टू 36 by 60 which is 3/5. सो ए एंड बी का रेशियो आ गया 3 and 5. क्वेश्चन पूछा परसेंटेज ऑफ सेविंग्स इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट पार्ट क्या होगा. अब यहां पे अगर तुम गलती करके 60% मार्क कर दो तो फिर लानत है. ठीक है, a प्लस बी कितना आ गया, टोटल अमाउंट 8 आ गया, जिसमें से कि a इज 3 यूनिट्स आउट ऑफ टोटल 8, तो 3/8 की वैल्यू पूछा है विच विल बी 37.5%. ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Mr. Pinto invests 1/5 of his capital at 6%, 1/3 at 10%, and the remaining at 1%. Each rate being simple interest per annum. So minimum number of years required for the cumulative interest income from these investments to equal or exceed his entire capital क्या होगा. तो 1/5 आ रहा है यहाँ पे, 1/5 को इन्वेस्ट किया है 6% पे, 1/3 को इन्वेस्ट किया है 10% पे. तो 1/5 करना है, 1/3 करना है, यानी कि 5 और 3 का मल्टीपल. अमाउंट अपना हम मान लेते हैं 1500. ठीक है, 1/5 करना है, 1/3 करना है, अमाउंट हम अपना मान लेते हैं इनिशियली ₹1500. तो कैलकुलेशन हमारा बिल्कुल इजी रहे. तो अगर ₹1500 हमारा टोटल अमाउंट है, 1/5 ऑफ कैपिटल विल बी ₹300 एंड दिस इज इन्वेस्टेड एट ₹6%. 1/3 ऑफ द कैपिटल विल बी ₹500 एंड दिस इज इन्वेस्टेड एट 10%. बचा कितना, टोटल था 1500, 300 प्लस 500 800 हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दो, ₹700 रिमेनिंग बचा है एंड दिस इज इन्वेस्टेड एट 1%. इंटरेस्ट निकाल लो, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा. सो 300 का 6%, 1% इज 3, ₹18 आ गया. 500 का 10% ₹50 और 700 का 1% ₹7. सो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 18 प्लस 50, 68 प्लस 7 ₹75. सो दिस इज इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर. क्वेश्चन पूछ रहा है इक्वल और एक्सीड इज इंटायर कैपिटल, कितने साल में करेगा. तो 1 ईयर में हो रहा है ₹75. टोटल अमाउंट हमें कितना करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1500 करना है. तो लेट अस से x ईयर्स में होगा, तो 75x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1500. सो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1500 by 75 एंड हेंस x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 20. और कि मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इक्वालिटी भी अलाउड है, तो x मिनिमम विल बी इक्वल टू 20 years. This will be our answer, 20 years. Okay, clear. Next question. Next question. Neetu has an initial capital of ₹20,000. Out of this, she invests ₹8,000 at 5.5% in bank A, ₹5,000 at 5.6% in bank B, and the remaining amount at X% in the bank C. Each rate being simple interest per annum. सिंपल इंटरेस्ट है, मामला सिंपल है. हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू 5% ऑफ द इनिशियल कैपिटल, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5% मिल रहा है. टोटल अमाउंट की वैल्यू पता चल गई. इफ शी हैड इन्वेस्टेड एन एंटायर कैपिटल इन बैंक सी अलोन, देन हर एनुअल इंटरेस्ट इनकम इन रुपीज वुड हैव बीन व्हाट वैल्यू. यानी कि बैंक सी में अगर इन्वेस्ट करती, और बैंक सी के लिए इंटरेस्ट रेट हमें गिवन नहीं है, X% गिवन है, तो इस X की वैल्यू हमें निकालनी है और फिर X की वैल्यू निकाल के कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, टोटल अमाउंट विद नीतू वाज 20,000. And out of these 20,000, she chose to invest it in 3 banks A, B and C. A में इंटरेस्ट रेट कितना है हमारा, अमाउंट इन्वेस्ट किया ₹8,000 in A, 5,000 in B and the remaining 7,000, यानी कि almost 1/3 in bank C. 5.5% is rate of interest in bank A, 5.6% is rate of interest in bank B and X% is rate of interest in bank C. एंड टोटल इंटरेस्ट कितना है, 5% ऑफ द इंटायर कैपिटल, और इनिशियल कैपिटल कितना है 20,000. 20,000 का 1% विल बी 200, 5% विल बी 1,000, यानी कि टोटल इंटरेस्ट इज 1,000. एंड दिस विल बी इक्वल टू 8,000 का 5.5%. 8,000 का 5% कितना होगा, 80 इज 1%, 5% विल बी 400, तो 400 प्लस 5.5% चाहिए, 0.5% विल बी 40, तो 440 हो जाएगा. बेसिकली दिस इज 18 to 5.5, बिकॉज बाद के 2 जीरो तो क्या है परसेंटेज में,
हट जाएंगे, 80 इंटू 5.5। सिमिलरली 50 इंटू 5.6, 50 इंटू 5 इज 250, 15.6 इज 30, 250 प्लस 30 280 आ जाएगा। ठीक है, 5000 का 5.6% यानी कि 50 इज 1%, 5% 250 आ जाएगा, 0.1% विल बी 5, तो 5 इंटू 6 30, 250 प्लस 30 280, और 7000 का x% यानी कि 70 इंटू एक्स, 70x आ जाएगा वैल्यू, और सबका समेशन विल बी 1000, 440 प्लस 280 इज 720, तो 70x हमारा आ जाएगा 1000 माइनस 720 विच इज इक्वल टू 280, और ये आते ही हमें पता है x इज इक्वल टू 4%, x इज इक्वल टू 4%। देन क्वेश्चन पूछा 20,000 पूरा का पूरा अगर इन्वेस्ट किया होता 4% से, तो आंसर क्या आता? तो 20,000 का 4% कितना होगा? ऑब्वियसली 800 रुपीज ओनली, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द आंसर, 800 ओनली, 4% ऑफ 20,000। ओके, क्लियर है? अब देखो ये तो कैलकुलेशन का पार्ट हो गया, जस्ट इनकेस यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती, क्वेश्चन यही होता। तो एक और चीज है जो थोड़ा थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आफ्टर 20,000 8,000 इन्वेस्ट किया है बैंक ए में, 5,000 इन्वेस्ट किया है बैंक बी में, और 7,000 इन्वेस्ट किया है बैंक सी में। यानी प्रपोर्शन में देखें तो ऑलमोस्ट 7,000 कितना हुआ, रफली 1/3 हुआ, तो रफली 1/3 इज इन्वेस्टेड इन बैंक सी। ओके, टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 5% का, 5.5% इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक ए से, 5.6% इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक बी से। तो बैंक ए एंड बैंक बी आर गिविंग ऑलमोस्ट इक्वल इंटरेस्ट, सो 5.5 एंड 5.6% ऑलमोस्ट इक्वल इंटरेस्ट। ठीक है, और एवरेज आ रहा है हमारा 5%। ठीक है, एवरेज आ रहा है 5%, तो बेसिकली ऐसे समझो कि अराउंड 2/3 अमाउंट या फिर 2/3 टोटल हमारा अगर 3 यूनिट्स अमाउंट है, टोटल अमाउंट अगर 3 यूनिट्स है, तो आउट ऑफ 3 यूनिट्स 2 यूनिट्स इज इन्वेस्टेड एट रफली 5.6%, 5.5 मान लेते हैं, और 1 यूनिट इज इन्वेस्टेड एट सम x%, बट एवरेज आ रहा है हमारा 5%। ठीक है, एवरेज आ रहा है हमारा 5%, क्योंकि ऑलमोस्ट है, रफली है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट 2:1 के रेशियो में ऑलमोस्ट आ रहा है। तो क्या कह सकते हो कि बस एवरेज यहां से निकाल लेते, तुम्हें x का एक एस्टिमेटेड वैल्यू आया था, जो कि कोइंसिडेंटली यहां पे 4% ही आएगा। ठीक है, कोइंसिडेंटली 4% ही आएगा, बट क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि तुम इतना भी समझ पाते, तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता और वैल्यूज तुम्हारी दूर दूर होती हैं, तो तुम कंपाउंड इंटरेस्ट वाले केस में भी क्वेश्चन को शायद ऐसे एस्टिमेट कर पाते। अगर वैल्यूज दूर होती, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड नहीं होता, तो फिर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकता था। ठीक है, तो ये एक एस्टिमेशन अपने दिमाग में, जो रफ एस्टिमेशन होता है चीजों का ना, इनको भी हर एक क्वेश्चन में समझते चला करो, सो दैट हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। ओके, क्लियर है? और क्योंकि तुम इतना भी समझ जाओगे, तुम्हें ये तो श्योर पता है कि 1,000 रुपीज इंटरेस्ट हमारा कब आएगा, जबकि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, x% की वैल्यू 5% हो, बट क्या वो होना पॉसिबल है? अगर एवरेज 5% आ रहा है और अदर वैल्यूज आर 5.5 एंड 5.6%, तो डेफिनेटली x विल नॉट बी इक्वल टू 5%, x तो डेफिनेटली 5% से कम होगा, तो ऑप्शन डी तो आंसर हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन डी तो आंसर हो ही नहीं सकता है, isn't it so? एडिशनली अगर 1/3 अमाउंट हमारा सी पे इन्वेस्ट हुआ है, तो फिर 4.5% भी नहीं हो सकता इंटरेस्ट, यानी कि 900 भी नहीं हो सकता। ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ एस्टिमेशन वी कैन से दैट ऑप्शन सी एंड डी कैन नॉट बी द आंसर। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बट स्टिल समझना तो जरूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी आएगा, एग्जाम में तो कुछ और क्वेश्चन आएगा, और वहां पे सब चीजें काम आएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Anil invests some money at a fixed rate of interest compounded annually. If the interest accrued during the second year and the third year are rupees 806.25 and rupees 866.72 respectively, to interest accrued in INR during the fourth year is nearest to what value? Okay, second year का interest given है, third year का interest given है, हमें fourth year का interest निकालना है। Easy question. Second year का interest है rupees 806.25, ठीक है, CI for second year। थर्ड ईयर का CI हमें गिवन है रुपीज 866.72। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा उस पे तो दोनों ईयर्स में सेम ही इंटरेस्ट मिला होगा, बट जो इंटरेस्ट हमारा एक्यूमुलेट हो चुका है उस पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है हमें। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटरेस्ट रेट्स इज ओनली बिकॉज कि जो हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, इस पे भी हमें इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, एंड दैट इंटरेस्ट इज द डिफरेंस। That interest is the difference between these two values। और डिफरेंस आ कितना रहा है? 60.47 का डिफरेंस आ रहा है, 60.47 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ बेसिकली दिस वैल्यू इज इंटरेस्ट ऑन
CI ऑफ सेकेंड ईयर, यानी कि 806.25 रुपीज पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 60.47 रुपीज का। 806.25 रुपीज पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 60.47 रुपीज का। कितना होगा इंटरेस्ट रेट? ऑलमोस्ट 7.5% है, बिकॉज 1% ऑफ 800 रुपीज इज 8 रुपीज। 8 रुपीज, 7% इज 56 रुपीज, और फिर 4 और ऐड करोगे तो 7.5% आ जाएगा। तो 7.5% विल बी 60 रुपीज, और साथ में एडिशनली 6.25 भी है, तो इसका भी 7.5% मिलेगा, तो दैट इज 0.47। सो दिस इज रफली 7.5% ऑफ, रफली का एग्जैक्टली 7.5% ही है, बट कैलकुलेट कैसे करोगे? तुम सबसे पहले देखोगे 806.25 में 6.25 को इग्नोर कर दो, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन के चक्कर में डिवाइड करोगे तो फिर तो करते रह जाओगे। वैसे नहीं करना है हमको, हमें एस्टिमेट करना है। तो 800 का 7%, 1% इज 8, 7% इज 56, और टोटल 60 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि 0.5%, क्योंकि 1% 8 है, 0.5% होगा 4, तो 7.5% विल बी 60, और फिर 6.25 का भी तुम 7.5% निकालोगे 0.47 आएगा, क्योंकि 10% क्या होगा? 10% होगा 0.62, और ये वैल्यू है 0.47। 5% होगा हमारा 0.3125, और उसका भी हाफ यानी 2.5% होगा 0.15625। तो 0.3125 में 0.15625 ऐड करोगे तो रफली 0.47 आ जाएगा। बट उतना तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है 7.5% इंटरेस्ट आएगा। ओके, क्लियर है? और जैसे 7.5% पता लग गया तो बस इसके बाद क्वेश्चन खत्म है, क्योंकि अब तुम्हें पता है सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हमारा ये वैल्यू है, दिस वैल्यू इज थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। फोर्थ ईयर में क्या होगा? इस पे तो इंटरेस्ट मिले, ये सेम अमाउंट तो रहेगा ही रहेगा 866.72, एडिशनली इस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा 866.72 पे इंटरेस्ट भी मिलेगा। ओके, अब 866.72 पे या तो 7.5% कैलकुलेट कर लो, वो एक तरीका है, या फिर हम इसको थोड़ा स्मार्टली समझ सकते हैं। देखो 866.72 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बजाय इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, जो कि बाय डिफॉल्ट ब्रेक तोड़े ही हुए हैं हमने, बट फिर भी समझने के लिए 806.25 एंड 60.47, दीज आर द टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, एंड दैट इज दिस वैल्यू 60.47, तो बस वो और ऐड हो जाएगा। बस 60.47 पे इंटरेस्ट निकाल लो, क्योंकि फिर वहां पे तुम्हारा एस्टिमेशन इजी रहेगा, कैलकुलेशन इजी रहेगा, और तुम्हारा जो वैल्यूज है उनके बीच में इतना डिफरेंस रहेगा कि तुम थोड़ा बहुत हेराफेरी भी कर दोगे, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं भी निकालोगे तो भी तुम्हें पता होगा एग्जैक्ट आंसर पिन पॉइंट करके कौन सा आंसर आएगा। 60.47 का 7.5% निकालो इंस्टेड ऑफ 866.72 का 7.5% निकालना, क्योंकि हमें 806.25 का 7.5% पता है। तो क्या आएगा 60.47 का 7.5%? 60 का 1% इज 0.6, 7% विल बी 4.2, ठीक है, 1% आएगा 0.6, तो हमारा 4.2 आ गया। 7%, 0.5% क्या होगा? 4.2 प्लस 0.3 तो 4.5, और 0.47 का इग्नोर कर सकते हो 7.5, उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है क्वेश्चंस में, इतना गैप तो है ही है, बस 4.50 ऐड कर दो। कितना आ गया? 866 प्लस 60 दैट इज 926 प्लस 4 930, 930 प्लस दिस वैल्यू इज 931 पॉइंट समथिंग, 931.7 के आसपास आंसर आया, विच इज ऑप्शन नंबर सी। और देख रहे हो कि कितना एग्जैक्ट हमने आंसर निकाला है, कि बस 7 के बाद में 0.02 उतना ही डिफरेंस आया, जो कि 4.50 के वजह से डिफरेंस आया। ओके, क्लियर है? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर तुम में से किसी को भी डाउट आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, तो एक बार सिंपली समझ लेते हैं। लेट्स से ₹10,000 हमारा प्रिंसिपल होता, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता, तो फर्स्ट ईयर में हमें इंटरेस्ट कितना मिलता? इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर कितना होता? 100 रुपीज, 1000 रुपीज होता, 100 रुपीज 1% होता, 1000 रुपीज इंटरेस्ट होता फर्स्ट ईयर का, ईयर 1 का, ठीक है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होता हमारा 1000। सेकंड ईयर में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो यही मिलता, तो सेकंड ईयर में भी 1000 रुपीज का हमारा इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल, बिकॉज ऑफ रुपीज 10,000। बट फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 1000 पे इंटरेस्ट मिलेगा हमें 100। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था हमारा ओनली 1000 रुपीज, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा 1100, ठीक है। सो दिस इज 10% हाइयर, बिकॉज ये जो 10% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। ओके, ईयर 3 में क्या होगा? ईयर 3 में हमें प्रिंसिपल पे सेम ही इंटरेस्ट मिलेगा 1000 का। भाई जो इंटरेस्ट हमारा एक्यूमुलेट हो गया है, इस इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं 2100 का भी इंटरेस्ट मिलेगा, और वो इंटरेस्ट कितना होगा? 2100 का 10%, 2100 टोटल हमारा इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया 2 इयर्स का, इसका 10% कितना होगा? 210। सो इंटरेस्ट विल बी 1210, एंड अगेन चेक 1100 प्लस 110, यानी कि विच इज 10% ऑफ 1100। सो पैटर्न समझ पा रहे होगे, और बाकी इससे ज्यादा समझना है तो फिर सेशन प्रॉपर्ली देख लो। क्लियर है? ओके, सेम चीज हमने यहां पे किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ए ऑफर्स 6% interest rate per annum compounded half yearly. Bank B and Bank C offer simple interest, but the annual interest rate offered by Bank C is twice that of Bank B. There are three banks A, B and C. Bank A is offering 6% interest, but interest हमारा compound हो रहा है half yearly. तो 6% compounded semi annually. Bank B and C are offering simple interest, but the annual interest rate offered by Bank C is twice that of Bank B. तो अगर Bank B का interest rate हमारा twice that of Bank B, यानी कि Bank B का interest rate अगर R% है, एक सेकेंड, R% है, तो Bank C का हो जाएगा 2R%. Next, Raju invests a certain amount in Bank B, but for a certain period. तो राजू ने इन्वेस्ट किया है बैंक बी में फॉर अ सर्टेन पीरियड, एंड रूपा इन्वेस्ट ₹10,000 इन बैंक सी. रूपा ने इन्वेस्ट किया है बैंक सी में ₹10,000. ओके, फॉर ट्वाइस दैट पीरियड. तो अगर टी पीरियड के लिए राजू ने इन्वेस्ट किया है तो रूपा ने 2T पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया होगा. द इंटरेस्ट दैट वुड एक्रू टू राजू ड्यूरिंग दिस पीरियड इज इक्वल टू इंटरेस्ट दैट वुड हैव एक्रूड हैड इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन बैंक ए फॉर 1 ईयर. तो जितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ है राजू को, दैट वुड हैव बीन द सेम इंटरेस्ट दैट ही वुड हैव गॉटन इफ ही हैड इन्वेस्टेड ऑल द अमाउंट इन बैंक ए फॉर 1 ईयर. तो बैंक ए में 1 ईयर का जो इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक बी से राजू को टी टाइम पीरियड में R% रेट ऑफ इंटरेस्ट से. यानी कि यहां से हमें वैल्यू क्या मिलने वाला है, राजू को कितना इंटरेस्ट मिलेगा R% फॉर टी टाइम पीरियड, दिस विल बी RT%. RT% मिलेगा, RT% ऑफ अमाउंट दैट ही हैज इन्वेस्टेड. ठीक है, परसेंटेज में वैल्यू निकाल लिया, अमाउंट जो होगा उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे. बट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दिस इज सेम एज बैंक ए से 1 ईयर में मिलने वाला इंटरेस्ट इफ द सेम अमाउंट हैज बीन इन्वेस्टेड. अमाउंट भी सेम है, ठीक है, अमाउंट भी सेम है. तो अगर पी अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो RT% ऑफ पी मिलेगा बी बैंक बी से. बैंक ए से कितना मिलेगा, अगर पी ही अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो पी का कितने परसेंट मिलेगा, 6% मिल रहा है सेम एनुअली. तो 3% मिलेगा हमें फर्स्ट 6 मंथ्स में, नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगेन से 3% मिलेगा, और फिर फर्स्ट 6 मंथ्स का 3% का 3% मिलेगा. 3% का 3% हो जाएगा, दैट वे 1% होगा 0.03%, और 3% हो जाएगा 0.09%. So total will be 6.09%. So 6.09% of P, that will be the interest accumulated in 1 year, and these two should be equal. जब अमाउंट सेम है तो these two should be equal. P कैंसिल आउट हो जाएगा. अगर अमाउंट सेम नहीं भी होता तो P की जगह 2P आता, 3P आता, 4P आता, उसको भी कैंसिल आउट कर लेते हैं हम एडिशनली, वहां से इक्वेशन बन जाता. ठीक है, तो अमाउंट सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. RT% डेफिनेटली मस्ट बी इक्वल टू 6.09 इन दिस केस. क्या ही क्लियर है? ठीक है, RT विल बी इक्वल टू 6.09. और क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए, वी नीड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट एक्रूड टू रूपा. और रूपा ने 2R% इंटरेस्ट रेट पे 2T टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है 10,000. तो बेसिकली हमें चाहिए 10,000 का कितना, 2R इंटू 2T यानी 4RT% ऑफ 10,000. और RT% की वैल्यू पता है तो 4RT की वैल्यू पता चल गई, फिर तो क्या ही दिक्कत है. तो RT is 6.09, तो 4RT will be equal to, this will be equal to 4 into 6.09, which will be 24.36%. और 10,000 का है तो 1% is 100, तो 24.36 into 100, 2436 रुपीज आ जाएगा. 2436 ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा. ओके, क्लियर. नेक्स्ट वन, Viru invested ₹10,000 at 5% simple annual interest, and exactly after 2 years, Joy invested ₹8,000 at 10% simple annual interest. How many years after Viru's investment will their balances, i.e. principal plus accumulated interest, be equal? कितने टाइम के बाद में उनका जो टोटल अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा, बैलेंस इक्वल हो जाएगा. तो वीरू ने इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपीज एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, एंड आफ्टर 2 years जॉय ने इन्वेस्ट किया है ₹8,000 एट 10%. हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर वीरूज इन्वेस्टमेंट. ऐसे क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वीरू के अकॉर्डिंग मिला टाइम पीरियड हमसे क्वेश्चन पूछा है या जॉय के अकॉर्डिंग पूछा, बिकॉज द डिफरेंस इज 2 years. तो आंसर में डिफरेंस आएगा 2 years का, और जो क्वेश्चन पूछ रहा हो उसके अकॉर्डिंग तुम वेरिएबल मानो. ठीक है, सो क्योंकि क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर वीरूज इन्वेस्टमेंट द बैलेंसेस विल बी इक्वल. तो लेट अस अज्यूम कि वीरू ने इन्वेस्ट किया है टी टाइम पीरियड के लिए. ठीक है, वीरू ने इन्वेस्ट किया है टी टाइम पीरियड के लिए. तो फॉर वीरू बैलेंस आफ्टर 2 years कितना हो जाएगा, 10,000 इन्वेस्ट किया है, 2 years के बाद 10,000 रुपीज 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 2 ye
1 ईयर में मिल रहा है 5%, 10 ईयर्स में मिलेगा 50%, 10 ईयर्स में मिलेगा 50%, या फिर बेसिकली ऐसे समझो 5% अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 500 रुपीज पर ईयर फॉर वीरू। और सिमिलरली जॉय के लिए इंटरेस्ट क्या होगा 8,000 है 10%, यानी कि 800 रुपीज पर ईयर इंटरेस्ट है। और वीरू ने किया है टी टाइम पीरियड के लिए, तो 10,000 रुपीज तो ऑलरेडी उसका अमाउंट है, प्लस टी ईयर्स में हो जाएगा 500 टी, टोटल अमाउंट विल बी 10,000 प्लस 500 टी। एंड जॉय के लिए 8,000 तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, प्लस 800 रुपीज को इंटरेस्ट मिला है हर ईयर एवरी ईयर, बट 2 ईयर्स के बाद में किया तो टाइम पीरियड कितना होगा T-2 होगा, तो 800 इंटू T-2, दीज टू शुड बी इक्वल। ओके, तो ये आ गया 10,000 प्लस 500 T एंड दैट इज इक्वल टू 8,000 प्लस 800 T माइनस 1,600। So 10,000 माइनस 8,000, ये डिफरेंस कितना आ गया 6,400, 10,000 माइनस 6,400, दैट इज इक्वल टू 300 T। तो T विल बी इक्वल टू 3,600 अपॉन 300 विच इज इक्वल टू 12 ईयर्स। आंसर आ जाएगा 12 ईयर्स। 12 ईयर्स आफ्टर वीरूज इन्वेस्टमेंट। अगर जॉय के लिए पूछता तो 10 ईयर्स आंसर होता, जॉय के लिए T-2 आंसर होता, यानी कि 10 ईयर्स आंसर होता। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या ये पार्ट क्लियर है? और ऐसे भी सोच सकते थे 10,000 रुपीज वॉज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ वीरू, ठीक है, एंड आफ्टर 2 ईयर्स जॉय हैज इन्वेस्टेड अमाउंट, तो 2 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा वीरू को 5% के हिसाब से, इन 1 ईयर इंटरेस्ट विल बी 500 रुपीज, सो इन 2 ईयर्स द इंटरेस्ट विल बी 500 इंटू 2, 1,000 रुपीज, so amount now is 11,000, ठीक है, after 2 years, ठीक है, T is equal to 0, this is when T is equal to 2, time is equal to 2 years, okay, and now वीरू के बाद में अब जॉय ने इन्वेस्ट किया है ₹8,000, तो जब जॉय ने इन्वेस्टमेंट किया डिफरेंस ऑलरेडी कितना है, डिफरेंस है 3,000 रुपीज का, 3,000 रुपीज का डिफरेंस है। वीरू इज गेटिंग simple interest every year 500 rupees and Joy is getting simple interest every year 800 rupees per year, so interest में difference कितना आ रहा है, Viru is getting every year 500 rupees and Joy is getting every year 800 rupees, so Joy is getting 300 rupees extra every year, isn't it so? और gap कितना है, gap है हमारा 3,000 का, तो 300 रुपीज अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है एवरी ईयर तो 10 ईयर्स में मिलेगा 3,000 रुपीज, 10 ईयर्स का टाइम लगेगा और 2 ईयर्स ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो टोटल टाइम पीरियड विल बी 10 + 2, 12 ईयर्स। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, इक्वेशन बना के तो सॉल्व कर ही लोगे, बट क्या ये अंडरस्टैंडिंग हो पा रहा है? ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सेम प्रिंसिपल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 5% per annum exceeds the simple interest for 3 years at 3% per annum by ₹1125, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट 5% से कितना हो जाएगा, एंड दैट एक्सीड्स सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years at 3% पर annum, ओके, तो इफ द अमाउंट इज ₹100, तो फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा 5% के हिसाब से ₹5 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 100 पे ₹5 ही मिलेगा, बट इस 5 पे भी तो मिलेगा 5%, और 5 का 5% कितना होगा, दैट मीन 0.25, तो टोटल हमारा अमाउंट हो जाएगा 10.25, और यही परसेंटेज वैल्यू होगा हमारा। अगर 100% है तो 2 ईयर्स में इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 5% प्लस 5% प्लस 5% का 5%, यानी कि 10.25%। तो सेम प्रिंसिपल अमाउंट है, तो फर्स्ट अमाउंट विल बी 10.25% इन 2 ईयर्स, तो 10.25% ऑफ 10.25% ऑफ प्रिंसिपल, एंड सेकेंड अमाउंट इज 3 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट, तो 3% से हो जाएगा 9%, so 9% of principal, and the difference is 1125, and this is 10.25 minus 9, यानी कि 1.25% of principal, this is equal to 1125, और क्वेश्चन पूछा प्रिंसिपल क्या होगा, तो 1.25% से प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 1125 इंटू 100 अपॉन 1.25,
ठीक है, एंड दिस इज 80, 100 अपॉन 1.25 विल बी 80 बिकॉज 1.25 क्या है, 5/4 है, 5/4 है, सो दिस विल बी 80, ये पूरा 80 आ जाएगा, तो 80 इंटू 1125 करना है हमको, क्या आंसर आ जाएगा, 1000 इंटू 80 इज 80,000, 125 इंटू 80 इज विल बी 10,000, 90,000 आंसर आ जाएगा। ओके भाई 100 अपॉन 1.25 था, यानी 100 अपॉन 5/4 था, 5 से जाएगा 20 टाइम्स, 20 इंटू 4 हो जाएगा 80, और 80 को मल्टीप्लाई करो 1125 में, तो 1125 को ब्रेक कर लो 1000 प्लस 125 में, दिस इज मल्टीप्लाइंग बाई 80, तो 80 इंटू 1000 हो जाएगा 80,000, और 125 क्या होता है, 125 हमारा होता है 1000/8, और 8 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 80 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यानी कि 10,000 आ जाएगा वैल्यू। ओके क्लियर है, कैलकुलेशन को अपना हमेशा सिंपल से सिंपल बना के रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a person invested a certain amount of money at 10% annual interest compounded half yearly. After 1.5 years, the interest and principal together became rupees 18522, the amount in rupees that the person has invested. ये तो बिल्कुल ही सिंपल कन्वेंशनल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो इन्वेस्ट किया है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट 10% एनुअल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग है हाफ ईयरली, और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली यानी कि 5% इंटरेस्ट मिलेगा इन 6 मंथ्स या सेमी एनुअल, और 5% हो जाता है हमारा 1/20, यानी कि इफ अमाउंट इज 20 रुपीज, इफ अमाउंट इज 20 रुपीज, सो आफ्टर वन टाइम पीरियड अमाउंट हो जाएगा 21, आफ्टर वन टाइम पीरियड अमाउंट हो जाएगा 21, और टोटल टाइम पीरियड है हमारा 1.5 ईयर्स, 18 मंथ्स यानी कि 18 मंथ्स यानी कि 3 टाइम पीरियड्स हैं, वन टाइम पीरियड में 20 से अमाउंट 21 हो जाएगा, 2 टाइम पीरियड्स में, सेकंड टाइम पीरियड में फिर यही होगा 20 से 21 होगा, थर्ड टाइम पीरियड में अगेन फिर 20 से 21 होगा, तो क्यूमुलेटिवली इफेक्टिवली हमारा आफ्टर 3 टाइम पीरियड्स अमाउंट विल बी 20 इंटू 20 इंटू 20, 8000 से हो जाएगा 21 का क्यूब। ओके, और अमाउंट एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये तो रेशियो में हुआ, एक्चुअल अमाउंट है 18522 जो कि टोटल अमाउंट हो रहा है हमारा, प्रिंसिपल हमें निकालना है 8000 की वैल्यू निकालनी है, और हमें 21 क्यूब की वैल्यू गिवन है, दैट इज 18522। ओके क्लियर है, डेफिनेटली द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 21 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा, और एडिशनली 21 क्यूब इज ऑलमोस्ट 9000 के आसपास का वैल्यू, ठीक है, और डायरेक्टली जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली अगर 8000 का वैल्यू क्या आना चाहिए, 16000 आना चाहिए, बिना कैलकुलेशन के भी ये चीज दिखनी चाहिए तुम्हें, नहीं दिख रही है तो प्रैक्टिस करोगे तो दिखेगी, ठीक है। 21 से सिंप्लीफाई करोगे तो 21 6 168, 6 क्यों आएगा, 21 8 168, 21 8 168, फिर बचा 17, तो 172 बचा, अगेन 8 से जाएगा 4 बचेगा 42, तो 882 आ गया, और 21 का स्क्वायर से 2 टाइम्स आएगा बिकॉज 441 21 स्क्वायर होता है, तो 2 वैल्यू आ गई हमारी 1 यूनिट की, 1 यूनिट इज इक्वल टू ₹2, 8000 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 8000 इंटू 2 यानी कि 16,000 रुपीज, दिस मस्ट बी द आंसर, द पर्सन हैड इन्वेस्टेड ₹16,000। ओके next question, Amal, Beena and Gauri invest money in the ratio 3:4:5 in fixed deposits having respective annual interest rates in the ratio 6:5:4, तो A, B and Gauri, A, B and G have invested money in the ratio, तो मनी जो इन्वेस्ट किया है यानी प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट किया है उसका रेशियो है 3:4:5, एंड रिस्पेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का रेशियो क्या है, R%, रेट परसेंट का इंटरेस्ट रेट का रेशियो क्या है 6:5:4। व्हाट इज देयर टोटल इंटरेस्ट इनकम आफ्टर ईयर, यानी टाइम पीरियड सेम है, सबके लिए टाइम पीरियड सेम है। इफ बीनाज इंटरेस्ट इनकम एक्सीड्स अमलाज बाय ₹250, तो अगर हमारा टाइम पीरियड सेम है तो बस सिंपली प्रिंसिपल और रेट परसेंट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेशियो में मिल जाएगा, टोटल जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका 3 इंटू 6 18 आ गया, 4 इंटू 5 20 आ गया, 5 इंटू 4 20 आ गया, यानी रेशियो है हमारा 18:20:20। और क्वेश्चन कह रहा है बीनाज इंटरेस्ट इनकम एक्सीड्स अमलाज बाय 250, लेकिन डिफरेंस हमारा कितना है 18 और 20 का, 2 यूनिट्स का, एंड 2 यूनिट्स इज इक्वल टू ₹250, और टोटल इनकम पूछ रहा है, टोटल इंटरेस्ट इनकम कितना आएगा 18 + 20 + 20 दैट विल 58 यूनिट्स, 58 यूनिट्स, 2 यूनिट्स से 250, तो 58 यूनिट्स हमारा हो जाएगा 58/2 इंटू 250,
29 इंटू 250, 28 इंटू 250 होगा 7000 प्लस 250, तो 7250 विल बी द आंसर. ऑप्शन बी. ठीक है, 29 गिवन था, 29 को 28 प्लस 1 में ब्रेक कर लो, 7000 प्लस 250 आंसर आ जाएगा. बाकी वैसे भी कर ही सकते हो, बट जिनको कैलकुलेशन दिक्कत होता है तो वैसे सोच सकते हो. नेक्स्ट वन, अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 15 lakh, a part of which was invested in a fixed deposit earning 6% annual interest, and the remaining amount was invested in two other deposits in the ratio 2:1, earning annual interest at the rate of 4% and 3% respectively. If the total annual interest income is rupees 76,000, then amount invested in the fixed deposit कितना होगा? Total amount is 15 lakhs. And out of this, some part is invested in a fixed deposit, और fixed deposit में interest कितना है? 6%. And the remaining amount is invested in two other deposits in the ratio 2:1. So two other deposits are there, deposit 1, deposit 2 कह देते हैं इनको. And the ratio of amount invested is 2:1. Amount invested का ratio है 2:1. और rate percent का ratio है, rate percent हमारा 4% and 3%. Okay. So total annual interest income is rupees 76,000. So the question is asking amount invested in the fixed deposit कितना होगा? So we will have to assume value कि कितना इन्वेस्ट किया है इसमें डिपॉजिट 1 और डिपॉजिट 2 में. तो लेट अस अज्यूम कि डिपॉजिट 1 में इन्वेस्ट किया है 200x और डिपॉजिट 2 में इन्वेस्ट किया 100x, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालना है, दैट इज वाई 200x और 100x एज्यूम किया. तो 200x का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 4% से 2x इंटू 4 8x आ जाएगा. 100x का 3% से हो जाएगा 3x. ओके, और बचा हुआ अमाउंट जो है दैट इज इन्वेस्टेड एट 6%, तो 15 लाख माइनस 300x इज इन्वेस्टेड एट 6%. 15 लाख का 1% कितना होगा? 1% होगा 15,000, 6% हो जाएगा 90,000. तो 90,000 माइनस 300x का 6% कितना आएगा? 18x. सो 90,000 माइनस 18x प्लस 8x प्लस 3x, दिस इज इक्वल टू 76,000. This is 76,000. So 90,000 minus 18x plus 11x. So 90,000 minus 7x is equal to 76,000. 7x आ जाएगा हमारा 14,000. And hence x will be equal to 2,000. क्वेश्चन पूछ रहा है FD में कितना इन्वेस्ट किया है. सो 300x की वैल्यू क्या आ जाएगा? x is 2,000. तो 300x हमारा हो जाएगा 6 lakhs. And if this is 6 lakhs, this value will be 15 lakh minus 6 lakh, यानी कि 9 lakh वैल्यू आ जाएगा. This will be the answer, 9 lakhs. Okay. ठीक है. Next question. Amal invests rupees 12,000 at 8% interest compounded annually and rupees 10,000 at 6% interest compounded semi-annually. Both investments being for 1 year. Bimal invests his money at 7.5% simple interest for 1 year. If Amal and Bimal get the same amount of interest, तो amount invested by Bimal क्या होगा? तो बस अमल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कितना आ रहा है इंटरेस्ट, और अकॉर्डिंगली बिमल के लिए कैलकुलेट कर देंगे फिर. तो अमल हैज इन्वेस्टेड टू वैल्यूज 12,000 एट 8%, कितना इंटरेस्ट आएगा? 12,000 का 8% कितना होगा? 1% विल बी 120, 8% आ जाएगा 960. तो 120 into 8 960 रुपीज. एडिशनली ही हैज आल्सो इन्वेस्टेड रुपीज 10,000 एट 6% इंटरेस्ट, बट कंपाउंडिंग हो रहा है सेमी, और कंपाउंडिंग सेमी-एनुअल हो रहा है, तो रेट परसेंट कितना हो जाएगा इफेक्टिवली? 3% फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, 3% फॉर नेक्स्ट, और पहले 6 मंथ्स का 3% पे भी 3% मिलेगा, दैट विल बी 0.09%. 6.09% इफेक्टिवली हो जाएगा. और 10,000 का 6.09 निकालना है, तो 6.09% ऑफ 10,000. 1% इज 100, या फिर बेसिकली 0.09 हटा दोगे. ठीक है, दिस इज 6.09%, यानी कि 6.09 अपॉन 100 इंटू 10,000. 2 जीरो से गए 2 जीरो, और ये 2 जीरो हटेंगे तो यहां से पॉइंट हट जाएगा. दिस विल बी 609. टोटल इंटरेस्ट आ गया 960 प्लस 609, तो 1,569 रुपीज. दिस इज टोटल इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड बाय अमल, एंड दिस विल बी सेम एज द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड बाय बिमल. जो जितना अमाउंट बिमल ने इन्वेस्ट किया होगा 7.5% इंटरेस्ट रेट से, और सिंपल इंटरेस्ट है 7.5% कितना होगा? 2.5% इज 1/40, दिस विल बी 3/40.
तो अगर विमल का इन्वेस्टमेंट P है तो दिस विल बी इक्वल टू P इंटू 3/40. 3 से सिंप्लीफाई कर लो, दिस विल बी 523. तो P विल बी इक्वल टू P will be equal to 40 into 523. So 20,920 आंसर आ जाएगा. और मोस्टली क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक आर टीटा क्वेश्चंस. तो जब भी कभी ऐसा कैलकुलेशन करो लास्ट में, भले ही सिंपल कैलकुलेशन क्यों ना हो, एक बार डबल चेक जरूर कर लो कि जो अमाउंट तुम्हारा आ रहा है कहीं तुमने गलती तो नहीं किया है, कैरी लेने में गलती नहीं किया है, कहीं पे गलती नहीं किया है, एक बार जरूर चेक कर लो, डबल चेक कर लो. ठीक है. और हमेशा कोशिश करो ब्रेक करके करो. 500 प्लस 23 में करोगे ज्यादा इजी रहेगा. 500 इंटू 40 20,000 आ गया. 23 इंटू 40 920 आ गया. 20,920 विल बी अवर आंसर. ओके, इजी कैलकुलेशन है, बट क्योंकि टीटा क्वेश्चन है दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि एक बार डबल चेक कर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस गिवन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. जॉन बोरोड रुपीज 2,10,000 फ्रॉम अ बैंक एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% per annum compounded annually. The loan was repaid in 2 equal installments, the first after 1 year and the second after another year. The first installment was interest of 1 year plus part of the principal amount, while the second was the rest of the principal amount plus due interest thereon. इंस्टॉलमेंट हमेशा ऐसे ही पे किया जाता है. तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है. इंटरेस्ट रेट है हमारा 10% का, कंपाउंडिंग है एनुअल. तो इफ अमाउंट 10% यानी 1/10 हुआ इंटरेस्ट रेट. सो इफ अमाउंट बोरोड वाज 10 रुपीज, तो आफ्टर 1 ईयर कितना ड्यू हो जाएगा? ड्यू अमाउंट विल बी 11. आफ्टर 1 ईयर अमाउंट ड्यू विल बी 11. ठीक है. और अगर 2 ईयर्स के बाद में हो, 10 रुपीज अगर आज बोरो करोगे तो 2 ईयर्स के बाद में कितना हो जाएगा? अगर 10 रुपीज तुमने आज बोरो किया तो 2 ईयर्स के बाद में अमाउंट कितना हो जाएगा? भाई फर्स्ट ईयर में 10 से 11 हो जाएगा और सेकंड ईयर फिर अगेन 10 से 11 होगा, तो बेसिकली 10 स्क्वायर से 11 स्क्वायर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में हमारा जो अमाउंट है 10 से हो गया 11 ड्यू हो गया अमाउंट, और सेकंड ईयर का अमाउंट हमारा 10 स्क्वायर से हो जाएगा 11 स्क्वायर. सो 10 स्क्वायर इफ बोरोड 2 ईयर्स बिफोर, आफ्टर 2 ईयर्स द ड्यू अमाउंट विल बी 11 स्क्वायर. बट हमारा इंस्टॉलमेंट दोनों ईयर्स का सेम है, जबकि अभी वैल्यू हमारा आ रहा है फर्स्ट ईयर के लिए 11, सेकंड ईयर के लिए 11 स्क्वायर. तो दोनों को इक्वल करोगे इंस्टॉलमेंट को, यानी कि 11 से मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट केस में. नाउ इंस्टॉलमेंट्स आर इक्वल इन बोथ केसेस. और 11 into 10, द अमाउंट दैट इज रिपेड विद द फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 110. और अमाउंट दैट इज रिपेड विद द सेकंड ईयर का इंस्टॉलमेंट दैट विल बी 100. So 110 plus 100 that will be 210. Total principal amount that is borrowed, that is this value, and this is equal to 210,000. यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1,000. तो बस यहां से हमें मिल जाएगा वैल्यू ऑफ द इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 121 into 1,000, बिकॉज 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 है. तो 121,000 या 1,21,000, दिस विल बी आवर इंस्टॉलमेंट का वैल्यू. क्लियर? ठीक है. देखो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट आज तुमने लिया, ठीक है, आज तुमने अगर अमाउंट 10 रुपीज का लोन लिया, अमाउंट ड्यू आफ्टर 1 ईयर कितना होगा? 10% का इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगा इसमें, और 10% यानी कि 1 रुपी. तो 10 + 1 11 रुपीज ड्यू हो जाएगा. ठीक है. बट लेट अस से तुमने 2 ईयर्स के बाद तुम्हें पे करना है, तो अगर 100 रुपीज लिया है आज, तो आफ्टर 1 ईयर अमाउंट ड्यू कितना हो जाएगा? +10%, दैट विल बी +10. तो 110 हो जाएगा. बट क्योंकि तुमने पे नहीं किया 1 ईयर के बाद में, 2 ईयर्स के बाद में पे करोगे इसको, सो अगेन 10% इसका लगेगा. तो +11 यानी 121 हो जाएगा. दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग. 100 से 121 हो जाएगा, यानी कि 10 स्क्वायर से हो जाएगा 11 स्क्वायर. और फिर क्योंकि इंस्टॉलमेंट हमारी इक्वल है, तो फर्स्ट वैल्यू भी 11 थोड़ी होगा. अगर फर्स्ट 11 है, सेकंड 11 स्क्वायर है, तो इक्वल तो करना पड़ेगा. तो इक्वल करने के लिए फर्स्ट को भी 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे. अब इंस्टॉलमेंट हमारी इक्वल हो गई, बोथ आर 11 स्क्वायर. तो नाउ थिंग्स आर कंपेरेबल एंड दे कैन बी कंपेयर्ड नाउ. ओके. टोटल अमाउंट that is to be that was borrowed, that is 110 plus 100 यानी 210. और टोटल इंस्टॉलमेंट में जो पे किया है, टोटल अमाउंट कितना पे किया है? 120 plus 100 242 पे किया है. दिस इज लोन, दिस इज अमाउंट पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Gopal borrows rupees X from Ankit at 8% annual interest. He then adds rupees Y of his own money and lends rupees X plus Y to Ishan at 10% annual interest. At the end of the year,
after returning Ankit's dues, the net interest retained by Gopal is same as that accrued to Ankit. On the other hand, had Gopal lent rupees x plus 2y to Ishan at 10%, then net interest retained by him would have increased by rupees 50. So if all interests are compounded annually, then find the value of x plus y. अब अगर एक ही ईयर का इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो एनुअल कंपाउंडिंग हो चाहे तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. इन 1 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज एज गुड एज सिंपल इंटरेस्ट. तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इज एज गुड एज सिंपल इंटरेस्ट. तो यहाँ पे ऐसा इस लैंग्वेज का, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है. ये सिर्फ तुम्हें टेंशन देने के लिए दी गई है ये लाइन, और कोई पर्पज नहीं है इस लाइन का. ओके, सो इनिशियली गोपाल हैज बोरोड रुपीज एक्स फ्रॉम अंकित. So rupees x he has borrowed from Ankit at 8% interest, and then he adds y of himself. x तो borrow किया, y अपना ऐड कर दिया, और टोटल x plus y लोन दिया है ईशान को at 10% interest rate. At the end of the year, after returning Ankit's dues, the net interest retained by Gopal is same as that accrued to Ankit. तो अंकित को कितना इंटरेस्ट मिला होगा? अमाउंट की बात छोड़ो, इंटरेस्ट कितना मिला होगा अंकित को? तो interest that Ankit received must be 8% of x. This will be 8% of x. और interest retained by गोपाल क्या होगा? भाई गोपाल ने x plus y टोटल दिया ईशान को at 10% rate of interest. तो गोपाल received 10% of x plus y. But out of this, he is also paying 8% of x to Ankit. So this remaining amount will be interest retained by Gopal. 10% of x plus y minus 8% of x, यानी कि 2% of x basically plus 10% of y. This is interest retained by Gopal. And this is interest accrued to Ankit. Both are equal. ठीक है, सो 8% ऑफ x माइनस 2% ऑफ x विल बी 6% ऑफ x. So 6% of x is equal to 10% of y, and hence x by y will be equal to 10 by x, यानी कि 5 by 3. x और y का हमें रेशियो मिल गया, 5 by 3 हो गया. रेशियो ऑफ x by y is 5 by 3. ओके, फिर क्वेश्चन इज सेइंग ऑन द अदर हैंड हैड गोपाल लेंट रुपीज x plus 2y. तो x तो लिया ही था, y ऐड करने के बजाय अपना 2y ऐड किया होता और ईशान को 10% पे दिया होता, देन नेट इंटरेस्ट रिटेन्ड बाय हिम would have increased by rupees 150. What does this line mean? X plus y तो already दिया था. If he had given additional y rupees at 10% rate of interest, तो फिर इंटरेस्ट को कितना मिलता है? एडिशनल रुपीज 150 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता. और जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है किस पे मिल रहा है? भाई x plus y तो ऑलरेडी दिया था, तो उसका इंटरेस्ट पे तो चेंज कोई आएगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट चेंज तो हो नहीं रहा है. ये जो y एक्स्ट्रा देना है, इस y पे ही 150 रुपीज एक्स्ट्रा ही इज रिसीविंग एट 10%. एट 10%. ठीक है, सो इस y एक्स्ट्रा पे ही उसको 10% 150 मिल रहा है. क्या ये क्लियर है? क्योंकि अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो फिर आप सेपरेट इक्वेशन बनाने की जरूरत थोड़ी है इसके लिए. अगर y पे उसको मिल रहा है 10% एंड दैट 10% इज रुपीज 150, तो y विल बी 10 टाइम्स ऑफ 150, क्योंकि 10% अगर 150 है, 10% ऑफ y इज 150. इस लाइन का मतलब ये हुआ 10% ऑफ y, दिस इज इक्वल टू 150, तो y विल बी 1500. सो 3 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 1500. So 5 units will be 2500. तो टोटल x plus y हमारा आ जाएगा, x plus y आ जाएगा 4000. 1500 plus 2500, this will be total 4000 rupees. ओके, क्लियर है भाई? हुआ क्या क्वेश्चन में? गोपाल ने बोरो किया रुपीज x फ्रॉम अंकित एट 8% एनुअल इंटरेस्ट. ठीक है, सो ही बोरोड फ्रॉम अंकित एट 8% x amount, and then he gave Ishan x plus y at 10%, and interest that accrued to Ankit is same as the net interest retained by Gopal. और accrue किया है कितना अंकित को? 8% of x, यानी कि 8x by 100, और retained by Gopal is basically 2x by 100, because 10% लिया था, 8% पे कर दिया अंकित को, 2% बचा, प्लस 10y by 100. सो 8x by 100 माइनस ये 100 तो पूरा का पूरा रिमूव ही हो गया, बेसिकली बन गया 6x इज इक्वल टू 10y. सो x by y इज इक्वल टू 10 by 6 इज इक्वल टू 5 by 3. सो रेशियो ऑफ x and y इज 5 by 3. नेक्स्ट वी नो दैट ऑन द अदर हैंड हैड गोपाल लेंट रुपीज x plus 2y, तो इंस्टेड ऑफ x plus y, इफ ही हैड एडिशनली लेंट रुपीज y एक्स्ट्रा,
तो इंटरेस्ट जो मिलता सो मिलता, प्लस ₹150 एक्स्ट्रा मिलता, एंड दिस एक्स्ट्रा इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस y एट द रेट ऑफ 10%. तो 10% ऑफ y इज ₹150. तो अगर 10% ऑफ y है ₹150, तो y विल बी ₹1500. y आ गया 1500, 3 यूनिट्स आ गया 1500, तो 1 यूनिट होगा 500, एंड हेंस x विल बी 2500. सो x प्लस y विल बी इक्वल टू ₹4000. ओके, क्लियर. x प्लस वाई हमारा आ जाएगा ₹4000. क्या ये बात क्लियर है? सो बस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. सो आई बिलीव जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इस सेशन में, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. अगर कहीं पे भी फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट्स. सेशन कैसा लगा, चीजें समझ में आई नहीं आई, और अगर फिर भी तुम्हें डाउट है, यानी कि तुम्हारी चीजें अगर तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है SICI, तो तुम सेशन सारे के सारे जो मैंने अपलोड किए हैं उनको चेकआउट कर लेना एक बार, तो तुम्हारे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. और भी जो वैरायटी बन सकता है वो भी कवर अप किया है मैंने. ओके, चलो इतना ही रखते हैं इस सेशन में. बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग. नेक्स्ट सेशन में विल बी डूइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंट टॉपिक. ओके, बाय बाय.